कभी सोचा है कि हम सब मतलब दुनिया की ज्यादातर आबादी पृथ्वी के इतने छोटे से हिस्से में क्यों सिमट कर रह गई है? आज ना हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि दुनिया की आबादी फैली कैसे है, इसमें बदलाव क्यों आते हैं और सबसे जरूरी हमारे भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये जो पूरी जानकारी हम देखने वाले हैं वो वेलोसिटी क्लासेस के बेहतरीन मटेरियल पर आधारित है। यही हमें इस पूरे टॉपिक को समझने में गाइड करेगा। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ऐसा क्यों है कि दुनिया की 90% आबादी सिर्फ 10% जमीन पर रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसानी बस्तियों के सबसे गहरे राज की तरफ ले जाता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी ये दुनिया असल में कितनी अनइवन, कितनी असमान है। ये नंबर देखिए, 90%। जरा सोचिए, दुनिया के 10 में से 9 लोग सिर्फ 10% जमीन पर रह रहे हैं। मतलब कमाल की बात है ना। यही असमानता, यही अनइवननेस हमारी आबादी की कहानी का सबसे पहला और सबसे जरूरी चैप्टर है। देखिए, जॉर्ज बी क्रेसी ने बहुत पहले एशिया के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा, यहाँ बहुत सी जगह हैं जहाँ लोग कम हैं और कुछ ही जगह हैं जहाँ लोग बहुत ज्यादा हैं। और कमाल की बात यह है कि उनकी ये बात आज पूरी दुनिया पर एकदम फिट बैठती है। अच्छा, इस असमानता को नापने का एक तरीका भी है। इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व, या अंग्रेजी में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि कोई इलाका कितना क्राउडेड है। जैसे मुंबई का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, वहीं लद्दाख का बहुत कम। तो अब असली सवाल पर आते हैं, आखिर ऐसा है क्यों? क्यों कुछ जगहें लोगों से खचाखच भरी हैं और कुछ बिल्कुल खाली? चलिए, इसके पीछे जो कारण हैं उनकी एक एक करके परतें खोलते हैं। सबसे पहले तो आते हैं भौगोलिक कारक, यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। देखिए, हजारों सालों से इंसान वहीं बसता आया है जहां पीने का साफ पानी मिले, खेती करने के लिए अच्छी जमीन हो और मौसम भी रहने लायक हो, है ना? बस यही वजह है कि नदी, घाटियां और जो मैदानी इलाके हैं वो हमेशा से आबादी के सेंटर पॉइंट रहे हैं। पर रुकिए, सिर्फ अच्छी जमीन से तो काम नहीं चलता। पेट पालने के लिए काम भी तो चाहिए। और यहीं पर आते हैं आर्थिक कारक या इकोनॉमिक फैक्टर्स। आप खुद ही सोचिए, जहां मिनरल्स हो, इंडस्ट्री हो, नौकरियां हो, लोग तो चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे ही। और बस देखते ही देखते बड़े बड़े शहर बस जाते हैं। और आखिर में बात सिर्फ जमीन और पैसे की नहीं है, बात दिल की भी होती है, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लोग अक्सर वहीं रहना पसंद करते हैं जहां वो सेफ महसूस करें, जहां उनके जैसे लोग हों और सबसे जरूरी जहां शांति हो। जहां भी लड़ाई झगड़ा या असुरक्षा होती है, लोग वहां से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो ही जाते हैं। तो ठीक है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं। पर ये जो आबादी के नंबर्स हैं, ये कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, ये तो लगातार बदलते रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर होता कैसे है? देखिए, किसी भी जगह की आबादी का पूरा गणित सिर्फ 3 चीजों पर टिका होता है। पहला, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी जन्म या बर्थ्स। दूसरा, कितने लोग गुजर रहे हैं, यानी मृत्यु या डेथ्स। और तीसरा, कितने लोग उस जगह पर आ रहे हैं या वहां से जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्रवास या माइग्रेशन। इसका हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। अगर पैदा होने वाले लोग मरने वालों से ज्यादा हैं तो जाहिर है आबादी बढ़ेगी। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। और वहीं दूसरी तरफ अगर मरने वालों का नंबर ज्यादा हो जाए तो आबादी घटने लगती है, मतलब नेगेटिव ग्रोथ। अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो 2 जरूरी शब्द आते हैं। जब कोई किसी नई जगह पर आकर बसता है तो उसे कहते हैं अप्रवास या इमिग्रेशन। और जब कोई अपनी जगह छोड़कर कहीं और चला जाता है तो उसे कहते हैं उत्प्रवास या एमिग्रेशन। पर सवाल यह है कि कोई अपना घर छोड़ता क्यों है? देखिए, कुछ कारण होते हैं जो उन्हें वहां से बाहर धकेलते हैं, जैसे बेरोजगारी या असुरक्षा। इन्हें हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर्स। और फिर कुछ कारण होते हैं जो उन्हें किसी नई जगह की तरफ खींचते हैं, जैसे बेहतर काम के मौके, अच्छी जिंदगी की उम्मीद। इन्हें कहते हैं अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर्स। तो अब तक हमने सारे जरूरी टुकड़े जोड़कर देख लिए हैं, पर क्या इन सबको मिलाकर हम भविष्य का कोई अंदाजा लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जो हमारी मदद करती है। इस थ्योरी का नाम है जनानकीकी संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी।
ये थ्योरी ना असल में एक कहानी जैसी है कि कैसे कोई भी समाज या देश डेवलपमेंट के साथ बदलता है। ये हमें बताती है कि जैसे जैसे कोई देश तरक्की करता है, शिक्षित होता है, तो वहाँ जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती है। आप इसे एक सफ़र की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसे समाज से जो खेतीबाड़ी पर निर्भर था, एक ऐसे समाज की तरफ जो अब शहरी और इंडस्ट्रियल हो चुका है। और विकास का ये सफ़र लगभग हर देश तय करता है। बस कोई जल्दी कर लेता है तो कोई देर से। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये इस पूरे सफ़र का एक तरह से नक्शा है। ये दिखाता है कि वक्त के साथ आबादी की कहानी कैसे बदलती है। चलिए इसके 3 सबसे ज़रूरी स्टेजेस को समझते हैं। तो स्टेज 1 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। फिर आता है स्टेज 2। यहाँ हेल्थ केयर बेहतर होने से डेथ रेट तो तेजी से नीचे गिरता है, पर बर्थ रेट ऊंचा ही बना रहता है। और इसी वजह से होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब जनसंख्या विस्फोट। और आखिर में स्टेज 3 में जब लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो बर्थ रेट भी नीचे आ जाता है और आबादी धीरे धीरे स्टेबल हो जाती है। तो इन सब बातों का, इस पूरी थ्योरी का क्या मतलब है? हम इस सारी जानकारी का आज की दुनिया में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। देखिए, जब हम आबादी के इन पैटर्न को समझ जाते हैं तो हम आने वाले कल के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। और इसी पे एक बहुत ज़रूरी कदम है परिवार नियोजन, यानी फैमिली प्लानिंग। ये सिर्फ जनसंख्या को कंट्रोल करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके जीवन में भी सुधार आता है। तो ये थी हमारी दुनिया की आबादी की एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है कि अब जब भी आप किसी भीड़-भाड़ वाले शहर को या किसी शांत से गांव को देखेंगे तो आप उसके पीछे की कहानी को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे। याद रखिए, यही ज्ञान हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की ताकत देता है। वेलोसिटी क्लासेस की तरफ से अपनी उड़ान खुद भरें, फ्लाई योर ओन वे।